गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूएन चार्टर के अंतर्गत इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि चैप्टर 4 में है। और महासभा और सुरक्षा परिषद हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड यूपी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो न केवल जीएस पार्ट कवर करती है बल्कि लॉ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके जीएस और लॉ दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभ में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या तो कितनी थी? ये थी 18 थी। जो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की स्थापना हुई थी, तो इसकी संख्या 18 थी, लेकिन इसकी संख्या 2 बार बढ़ाई गई थी। तो 1965 में इसकी सदस्य संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी थी। ठीक है, कब? 1965 में। 20 दिसंबर 1973 को इसकी सदस्य संख्या 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। ठीक है, फिर 20 दिसंबर 1973 को कितनी कर दी गई? 54 है। अब वर्तमान में कितनी है? 54 है। ठीक है, तो कितनी बार? 2 बार, 1965 में और 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद गठित है कितने सदस्यों से? तो 54 सदस्यों से ही है। और ये कहाँ पर इसके बारे में प्रावधान किया गया? आर्टिकल 61 में। और 61 सब क्लॉज सी के अनुसार वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये है 62 से 63। तो 62 एंड 63 दोनों ही किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के कार्यों और शक्तियों से। सामाजिक और आर्थिक परिषद के कार्यों और शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो संयुक्त जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका क्या कार्य? कार्य का अधिकार, पर्याप्त भोजन का अधिकार, स्वनिर्धारण का अधिकार, एकांतता का अधिकार। तो इसमें आपको सही कोड चुनना है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। इसके अंतर्गत कार्य करने का अधिकार आता है और एकांतता का अधिकार आता है। तो आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय संविधा में पर्याप्त भोजन का अधिकार तथा स्वनिर्धारण के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। एकांतता का अधिकार है इसमें, ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आई होप सभी जानते होंगे, महासभा करती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए प्रारूप कन्वेंशन तैयार करेगी, जो महासभा को प्रस्तुत किए सकेंगे और अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकती है। ठीक है, कन्वेंशन तैयार कर सकती है, सम्मेलन बुला सकती है और मानवाधिकार समिति के सदस्य नियुक्त कर सकती है। मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर बढ़ाने के लिए उनके पालन के लिए सिफारिशें कर सकती है। तो वह यहाँ सिफारिशें कर सकती है, सम्मेलन बुला सकती है, ठीक है, और कन्वेंशन तैयार कर सकती है, लेकिन वह इसके मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकती है, करती है महासभा। एक मिनट, इसका पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसमें कहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सामाजिक और आर्थिक सामाजिक परिषद के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का अंतर्गत आने वाले संबंधित कन्वेंशन तैयार करके महासभा को प्रस्तुत करती है। अपनी अधिकारिता के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकती है। सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के प्रति आदर बढ़ाने एवं उनके पालन के लिए सिफारिश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जिस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई, वह कौन सा है? वह आर्थिक और सामाजिक परिषद ही है। हम देख चुके हैं पेशेंट। ठीक है, एक 1965 में और 1973 में बढ़ाई गई थी। पहले 18 से 27 की गई, फिर 27 से 54 कर दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य नहीं है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रणयन ये है, मानव कल्याण के बेहतर मानकों के लिए है, तो इसका तो निर्माण ही मानव अधिकार मानव कल्याण के लिए हुआ है। ठीक है, तो आपको ये विशेष याद रखना, मानव कल्याण से संबंधित दिखे तो आपको आंख बंद करके उसे टिक कर देना है कि वो उसमें शामिल है। और विशिष्ट अभिकरणों के कृत्यों का अधिक चौड़ा नियंत्रण और मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता का अनुपालन ये है, लेकिन विशिष्ट अभिकरणों के कृत्यों और उनका अधिक्षण और नियंत्रण ये नहीं करेगी सामाजिक और आर्थिक परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 18। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य चुने जाते हैं 16 सब क्लॉज 2 के अनुसार।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हम देख लेते हैं कि इसका महत्व इसके द्वारा सूचनाओं के संयोजन में सामूहिक आत्मचेतन में निहित है, तो ये सही नहीं है। तो इसका अब एक्सप्लेनेशन देखें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद को आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। इस संबंध में वह परिषद अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को पेश करती है। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग को मानवाधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं के संबंध में विनिर्दिष्ट कृत्य सौंपे गए हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित अंगों में से किसको मानवाधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आई होप सभी जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद को, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 68। तो 68 के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद सामाजिक क्षेत्रों में तथा मानवाधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग और ऐसे अन्य आयोग स्थापित करेगी जिनकी परिषद के कृत्यों का पालन के लिए आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? यूनेस्को है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो सभी, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद नहीं है। ठीक है, ये एजेंसी नहीं है बल्कि एक प्रमुख अंग है, बाकी ये एजेंसीज हैं। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन मानवाधिकार प्रणयन के लिए आयोग गठित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो आयोग सभी जानते हैं, उस आर्थिक और सामाजिक परिषद को। महिलाओं की स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया था कब? आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 21 जून 1946 को। अब हम देखते हैं न्यासीता परिषद, जो कि चैप्टर 5 में है। और न्यासीता परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासीता परिषद के बारे में प्रावधान किया गया तो चैप्टर 13 में है ये। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 86 से 91 तक है। इसमें ये पूछा जाता है कि इसने अभी कार्य करना बंद कर दिया है औपचारिक रूप से। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसने औपचारिक रूप से अपना संचालन निलंबित कर दिया? देखो क्वेश्चन भी आ गया है, तो ये न्यासीता परिषद ने कर दिया है। कब से? 1994 को न्यासीता परिषद ने औपचारिक रूप से अपना संचालन को निलंबित कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र की न्यासधारिता परिषद राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है। ये निर्णय निम्न में हुआ था इंटरनेशनल स्टेट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामले में। तो क्या कहा था इसमें? इंटरनेशनल स्टेट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामले में कि संयुक्त राष्ट्र की न्यासधारिता परिषद राष्ट्र संघ मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो ये न्यासधारिता परिषद मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है। और ये कहा था इंटरनेशनल स्टेट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही मिलान करने के लिए आया है। तो महासभा की संरचना आई होप सभी जानते होंगे, सेक्शन 9 आर्टिकल 9 में है। ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद की संरचना 23 में है। तो सुरक्षा परिषद की और सामाजिक परिषद की 61 में है और न्यायसीता परिषद की 86 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यासीता परिषद में आते हैं तो न्यासित क्षेत्रों पर शासन कर रहे सदस्य। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत? न्यासित क्षेत्रों पर शासन कर रहे सदस्य। न्यासीता परिषद के निर्णय लिए जाते हैं तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आविर्भाव हुआ कब? 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है, तो ये कहाँ पर बताया गया? आर्टिकल 39 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच एंड इंग्लिश हैं। ये क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका गठन जरूर पूछा जाता है, कब हुआ था? 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशन कौन करता है? तो स्थायी मध्यस्थम न्यायालयों के राष्ट्रों के समूह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशित करते हैं। और ये कहाँ पर बताया गया? आर्टिकल 4 सब क्लोज 1 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र की महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा स्थायी मध्यस्थम न्यायालयों के राष्ट्रों के समूह के नाम से निर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची में से किया जाता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और सुरक्षा परिषद का। इसका जो आंसर है आपको मालूम होना चाहिए, सुरक्षा परिषद और महासभा पृथक यानी स्वतंत्र रूप से करती हैं इनको निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सुरक्षा परिषद एवं सचिवालय द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 4(1) के प्रावधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र की महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अंतर्गत एक विहित अर्हता नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? पहले तो उच्च नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में लब्धपृष्ठ विधिवेत्ता हो, वह अपने देश में उच्चतम न्यायिक पद के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यता रखता हो। ठीक है, लेकिन अपने देश में उच्चतम न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यह आवश्यक नहीं है। और ये योग्यताएं कहाँ पर दी गई हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 2 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, उनमें से कितने एक राष्ट्र के हो सकते हैं? तो एक राष्ट्र का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है? तो महासभा एवं सुरक्षा परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से करते हैं, हम देख चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव निम्न में से कौन करता है? ये भी हमने देख लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया। यूपीपीसीएस स्पेशल एग्जाम में यूपीपीसीएस 2007 में, 2001, 1999, 1992 उत्तराखंड जी, 2008, 2015 पूछा गया है। तो ये 9 वर्षों के लिए किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो प्रत्येक तीसरे वर्ष में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति है कितनी है? तो इसका जो कॉलम है ऑप्शन नंबर बी है, इसके कॉलम 9 न्यायाधीशों की गणपूर्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25+3। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के एक न्यायाधीश को निम्नलिखित रीतियों में से एक द्वारा हटाया जा सकता है, वह रीति बताइए कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को शेष न्यायाधीशों की सर्वसम्मत राय से हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होते हैं। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होंगे, परंतु उनमें से कोई भी 2 सदस्य एक ही राष्ट्र के नहीं होंगे, मतलब एक राष्ट्र से सिर्फ एक ही सदस्य होगा। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 3 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद द्वारा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, या फिर तो न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सम्मत राय से हम देख ही चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आई होप सभी जानते होंगे, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में से किसका स्थान हेग में स्थित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि अभिकरण का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पेय और सह राज्यों के बीच एक विवाद में एक न्यायाधीश पेय की राष्ट्रीयता का है। इस स्थिति में सही विधिक स्थिति क्या होगी? तो पेय की राष्ट्रीयता के न्यायाधीश की सुनवाई में भाग लेने के लिए अधिकार बने रहने के साथ ही राज्य से भी सुनवाई में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति का न्यायाधीश के रूप में चयन कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर बताया गया? आर्टिकल 31 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ऐसा वाद जिसकी सुनवाई किसी देश के न्यायाधीश कर रहा हो, जो देश राज्य विवाद में एक पक्षकार है, तो विवाद का दूसरा पक्षकार राज्य में सुनवाई भाग लेने के लिए अपने देश के ही किसी न्यायाधीश के रूप में चयन कर सकता है। ये उसका राइट है, आर्टिकल 31 सब क्लोज 2 के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि राज्यों को तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है, जो न्यायालय के समक्ष वाद में उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। लागू होता है विवादास्पद और सलाहकारी दोनों प्रकार की कार्रवाइयों में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों को उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में निम्न अनुच्छेदों द्वारा अपेक्षित है। तो है 31 के सब क्लोज 6 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों को संविधि के अनुच्छेद 2, 17, 2 और 20 एवं 24 द्वारा अपेक्षित शर्तों को पूरा करना होगा। कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र के अपने विरुद्ध अवैधिक कार्य से पीड़ित होने पर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सहायता कैसे कर सकता है? तो वह अपने राज्य के यानी अपने राष्ट्र के माध्यम से कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर बताया गया? 34 में बताया गया है, निम्नलिखित में से किसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता होगी? तो ऐसे सभी मामलों में जो प्रवृत्त संविधियों या अभिसमयों में विशेष रूप से उपबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36 पैरा सब क्लोज 2 में वैकल्पिक खंड का संबंध है। तो यह है अनिवार्य क्षेत्राधिकार से। और स्वैच्छिक क्षेत्राधिकार 36 में है। ठीक है, तो और अनिवार्य क्षेत्राधिकार 36 सब क्लोज 2 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में विवाद उठता है तो प्रश्न की को निश्चित किया जाएगा, स्वयं न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अधिकारिता से संबंधित जो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्वयं न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। ये कहा गया 36 के पैरा 6 में, ठीक है। और यदि यह विवाद हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो इस विवाद को निर्धारित किया जाएगा किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम स्रोत है अभिसमय, ठीक है। 38 सप्रोस 1 निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इंस्टीट्यूट में सूचीबद्ध नहीं है, तो यह पूर्व निर्णय। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम दिए गए हैं, कहाँ पर, न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद कहाँ पर, 38 में। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का प्रामाणिक विवरण मिलता है कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट के अनुच्छेद 38 में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का कौन सा अनुच्छेद विधि के स्रोतों का वर्णन करता है, तो 38 सप्रोस 1 एंड 2 करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है, कहाँ पर, अनुच्छेद 38 में। और निम्न में से कौन सा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इंस्टीट्यूट में सम्मिलित नहीं है, तो है पूर्व निर्णय। और निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं है, तो विभाजन न्यायाधिकरणों के निर्णय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 38 के खंड 1 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का उदाहरण करने के लिए प्रयोग किया जा सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है, तो वो है विभिन्न राष्ट्रों के अति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेत्ताओं की उक्तियाँ। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, 38 सप्रोस 1 में, ठीक है, 1C में है, ठीक है। और सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत से अभिप्राय है नियम जो अधिकतर राज्यों द्वारा अपनी राष्ट्रीय विधि में स्वीकार किए गए हों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का आवरण करने के लिए समानुषंगी में से एक है, तो वह न्यायिक विनिश्चय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की महासभा की संकल्प अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक स्रोत है, या महासभा के संकल्प संस्थितियों से अधिक नहीं है तथा उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत नहीं कहा जा सकता है। सुरक्षा परिषद के संकल्प अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो उपरोक्त में से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा होने पर बोरिंग हो जाता है, तो उसे हम बाद में करेंगे।